हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से इंटरफ़ेस में आपको दिखाई दे रहा है, हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1। ये जो अपडेट किताब है, आरबीएसई की मूल पाठ्य पुस्तकों में से एक है, जो कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में लगती है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबों में से एक है क्योंकि 2026 के नए संस्करण की ये किताब है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस किताब के माध्यम से आपके राजस्थान जीके में आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो हम इस पाठ्य पुस्तक को एक मुहिम के ज़रिए पढ़ रहे हैं जिसका संस्करण इस प्रकार से है कि हम इस पाठ्य पुस्तक की एक-एक अध्याय को और लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे प्रश्न बाहर जाने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ये किताब 41 जिलों के अनुसार अपडेट की गई है, जो हमारे पाठ्यक्रम में 2026 के जो न्यू सेशन के पाठ्यक्रम में इसे अपडेट किया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये किताब आपको पसंद आएगी और आपको ये वीडियो और ये मुहिम भी अच्छी लगेगी। तो चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इतना मोटिव करता है कि हम इस प्रकार के नवाचार आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो आप भी हमारे इस परिवार के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने इस पाठ्यपुस्तक का एक अध्याय कवर अप कर लिया है, राजस्थान एक परिचय। इसमें हमने पढ़ा कि राजस्थान के जो उत्तरी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में और राजस्थान के संभागों के बारे में पढ़ा था। तो जिस प्रकार से यह इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है आपको कि हमने पिछले जो अध्याय में क्या पढ़ा, ये पढ़े थे हमने संभाग राजस्थान के। इन संभागों में जो नए ज़िले बने हैं जैसे खेरथल तिजारा हुआ, कोटपुतली, बहरौड़ी और उसके बाद में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर, इन संभागों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारा अध्याय है, वो हमारा अध्याय है इस प्रकार से मैं दिखाना चाहूँगा आज के अध्याय का टॉपिक क्या रहेगा। आज के अध्याय का हमारा टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। इस अध्याय को हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास, अध्याय नंबर 2, कक्षा 6 की मूल पाठ्य पुस्तक है जो आरबीएसई के द्वारा जारी की जाती है। आज पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, राजस्थान का इतिहास। पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? ये देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निर्माण हो रही है इस पाठ की। जो राजस्थान का इतिहास है, इसकी भूमिका निर्माण हो रही है। आप अगर अच्छे विद्यार्थी हो और आप राजस्थान के कंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक एक लाइन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे स्किप मत कीजिएगा। मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वे कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं। देखिए, जोधपुर साइड वाला भाग ऑटोमेटिकली हमें ये पता लग रहा है कि मारवाड़ का क्षेत्र, ठीक है। और उदयपुर की बात करें अगर तो मेवाड़ क्षेत्र की बात आती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़, मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। तो राजस्थान के प्राचीन नामों के बारे में भी जानेंगे कि किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है, वो किस किस प्रकार से जाना जाता था। राजस्थान को आज हमें दिखाई दे राजस्थान जो हमें आज दिखाई देता है, पुराने समय में ये एक राजनीति इकाई नहीं थी। प्राचीन काल में, अब ये जो हाईलाइट किया है इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त था। ये जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल प्रदेश हुआ, मरु हुआ, अर्जुनाइन हुआ, सीबी हुआ, मेवात हुआ, हाड़ौती हुआ। तो प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य व जनपदों का निर्माण किया। महाभारत व संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत कालीन राजस्थान इस प्रकार से था। महाभारत कालीन में
राजस्थान का जो मैप दिखाई दे रहा है, जांगल प्रदेश बीकानेर नागौर का क्षेत्र है, मरु कांतार जो कि जोधपुर और बाड़मेर का क्षेत्र है। इसके बाद बात करें मत्स्य क्षेत्र जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, सूरसेन धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र वो सूरसेन कहलाता था। तो इस प्रकार से मध्यकालीन राजस्थान वो इस प्रकार से मानचित्रित किया गया था। भारत महाभारत कालीन राजस्थान आप मानचित्र के जरिए देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मरु। सबसे पहले पढ़ते हैं मरु। मरु क्या था? ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वर्त संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश का वर्णन किन किन ग्रंथों में आता है? रामायण में आता है, ऋग्वेद में आता है, चरक संहिता में आता है, महाभारत में आता है और वर्त संहिता में भी मरु प्रदेश का उल्लेख है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनपद था। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनपद था जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, देखिए डीडवाना कुचामन जिला है जो नया बना है, तो अपडेट देखिए, अपडेट किताब है ये बिल्कुल। चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। मरु क्षेत्र में कौन कौन से प्रश्न बनेगा ऐसे? प्राचीन राजस्थान में प्रश्न बन रहा है, देखिए प्राचीन राजस्थान में इनमें से कौन सा मरु प्रदेश में शामिल नहीं था? तो हमें पता होना चाहिए कि मरु प्रदेश में कौन कौन से शामिल थे। पहले बीकानेर था, नागौर था, डीडवाना कुचामन था, चूरू था, गंगानगर था, जैसलमेर था और बाड़मेर था। ये जिले मरु क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। प्रश्न कहीं से भी बना सकता है क्योंकि आजकल क्या जो पैटर्न है, जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न है बहुत ही अलग अंदाज का है, तो आप इसे स्किप मत कीजिए। इन प्रश्नों को आप नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षाओं के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। पहले इसे मरु भी कहते थे, इसके बाद इसे कुरु कहा गया, मर्द कहा गया, इसके बाद में जांगल कहा गया। अब जांगल प्रदेश क्या है? जांगल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। जांगल प्रदेश जो राजस्थान का जो क्षेत्र था, जांगल प्रदेश के बारे में जानते हैं। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल थे? नागौर, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना कुचामन, नागौर, बीकानेर और जोधपुर का कुछ भाग आता था। जांगल प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो आप जान सकते हैं कि बीकानेर, नागौर, डीडवाना कुचामन और जोधपुर का कुछ भाग आता था। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? छत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम और कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। प्रश्न बन सकता है, मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम और कृष्ण द्वारिका जाते समय राजस्थान के किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो वो गुजरे थे जांगल प्रदेश से, और अगर जांगल प्रदेश न दिया हो तो छत्रपुर दे सकता है। इसके बाद पढ़ते हैं मत्स्य जनपद के बारे में। मत्स्य जनपद में इस प्रकार से हैं। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस जनपद का? राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जिसे बेराट कहा जाता था। इस जनपद कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित था। यह जनपद कोटपुतली, देखिए अपडेट किताब है बिल्कुल ही, तो इसे देख सकते हैं, कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित। प्रश्न बन सकता है कि कोटपुतली बहरोड के मध्य राजस्थान का कौन सा प्राचीन जनपद था? तो मत्स्य जनपद था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआंगचांग ने भी किया है। चीनी यात्री युआंगचांग ने राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख किया है? मत्स्य जनपद का। प्रश्न बन सकते हैं इस प्रकार के, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सूरसेन। सूरसेन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन के जनपद के अंदर से मिलते हैं। देखिए भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये सूरसेन के अंतर्गत आते थे। प्रश्न बन सकता है कि सूरसेन के अंतर्गत राजस्थान के इनमें से कौन सा जिला सूरसेन के अंतर्गत नहीं आता था? तो एक दे देगा भरतपुर, दूसरा दे देगा धौलपुर, तीसरा अलवर
करौली, और चौथा अलवर दे देगा, तो अलवर वो सूरसेन के अंतर्गत नहीं आता था। इसके बाद अधिकतर भूभाग प्राचीन सुरसेन जनपद में सम्मिलित है। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, और जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी, और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। चौथी शताब्दी ईस्वी के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रस्तुति में, देखिए बयाना प्रस्तुति में सूरसेन नामक राजतंत्र का वर्णन मिलता है। बयाना प्रस्तुति में राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख मिलता है? बयाना प्रस्तुति में राजस्थान के प्रश्न बनता है इसे। बयाना प्रस्तुति में सूरसेन नामक राजतंत्र का वर्णन मिलता है। मत्स्य का जो उल्लेख है वो किसने किया था? युवानचांग ने किया था, और बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नाम के राजतंत्र का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बसी। इसमें अपने साहसौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनाइन आदि प्रजातियां प्रमुख थी। अब पढ़ते हैं महाभारत के बाद में मौर्योत्तर कालीन राजस्थान। इसके बारे में चर्चा करते हैं। मौर्योत्तर कालीन राजस्थान में कौन कौन से जनपद वो उदय हुए थे? सीवी जनपद पढ़ते हैं। आधुनिक उदयपुर, कौन से? आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिमी और उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मजमिका या माध्यमिका थी। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? माध्यमिका थी। इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं। सीवी जनपद के जो अवशेष है वो कहाँ से मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्किप मत कीजिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अर्जुनाइन, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनाइन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनाइनों ने मालवों के भरतपुर अलवर, देखिए भरतपुर अलवर, ये अर्जुनाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अर्जुनाइन क्षेत्र किस क्षेत्र को जाना जाता था? भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनाइन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध, ये जाति थी अर्जुनाइन। सीबी भी एक जाति थी। अर्जुनाइनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी या क्षेत्रपों को परास्त किया था। तो अर्जुनाइन क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? भरतपुर और अलवर का क्षेत्र अर्जुनाइन कहलाएगा। ये देखिए मौर्योत्तर कालीन राजस्थान। पहले हमने महाभारत कालीन पढ़ा था, इसके बाद में मौर्योत्तर कालीन राजस्थान को पढ़ा था। मालव हो गया, सीवी हो गया। मौर्योत्तर कालीन राजस्थान इस प्रकार से था। इसके बाद में पढ़ते मालवा, मालव जाति थी। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान में टोंक कहलाता है। मालव जाति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती थी? टोंक के अंतर्गत आती। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक प्रतापगढ़ झालावाड़ का क्षेत्र मालव प्रदेश के अंतर्गत आता था। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बन रहा है कि टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मालव देश के नाम के अंतर्गत आता था। मालव के नाम से राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल है मालव क्षेत्र के अंदर? टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा अभिलेख है। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कौन सा अभिलेख है? नानसा भीलवाड़ा में लगा है। नानसा अभिलेख कहाँ है? भीलवाड़ा में, जो कि मालवों की दिग्विजय के बारे में चर्चित है। योद्धे है, राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी इस शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। ये संभवतः युद्धों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, उत्तरी राजस्थान से कुषाणों को किसने नष्ट किया था? तो कुषाणों को योद्धे जाति के लोगों ने किया था। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों से राजस्थान यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
वर्त संहिता नामक ग्रंथ में इसकी पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अपने नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, टुंडाड़ और मेवात। अब पढ़ते हैं राजस्थान के विभिन्न अंचल। सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। प्राचीन सीवी, पहले से सीवी जनपद कहा जाता था, लेकिन अब मेवाड़ या प्रागवाट भी कहते हैं, मेदपाट भी इसे कहते हैं। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, देखिए सलूम्बर जिला भी मेवाड़ के अंतर्गत आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको। राजसमंद, राजसमंद भी मेवाड़ के अंतर्गत आता है। भीलवाड़ा भी मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया, मेवाड़ जनपद पर किस वंश का शासन था? गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा था। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावड़, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। वागड़, राजस्थान में दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को वागवर और वागड़ कहा जाता है। इसकी बोली वागड़ी है। मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश की कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र में गुज्जर प्रत्यारों ने शासन किया। मारवाड़ में किसने किया? देखिए, मेवाड़ पर तो गुहिल सिसोदियों ने शासन किया और मारवाड़ में गुज्जर प्रत्यारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य भी स्थापित हो गया। हाड़ौत की बात करें, आधुनिक जो बूंदी कोटा का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाडा शाखा ने इस क्षेत्र में अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहने लगे। राजस्थान के विभिन्न अंचल वाले, आप इसे पढ़ सकते हैं। मांड, शेखावाटी, देखिए मारवाड़, ढूंढाड़, मेवात, हाड़ौती कहाँ कहाँ बोली जाती थी? मेवात और वागड़। इसके बाद इस मानचित्र के बाद में पढ़ते हैं आगे। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। ढूंढाड़ नाम से यह प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों के द्वारा, 12वीं सदी में, सॉरी रुकिए एक बार, जिस प्रकार से आप ढूंढाड़ क्षेत्र देख रहे हैं, राजस्थान का जो ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है, जयपुर उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता के नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों के द्वारा यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र को की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र वो ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद मेवात क्षेत्र की बात करते हैं। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति, अलवर भरतपुर का क्षेत्र वो मेवात कहलाता था। अर्जुनायन भी इसी क्षेत्र को कहते थे। अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा की युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। इसके बाद बात करते हैं, इन सभी अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र, जैसे जैसलमेर का मांड क्षेत्र, जिसे वल्ले क्षेत्र भी कहते हैं। जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरातरा कहलाता है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जोधपुर का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? गुजरातरा। प्रतापगढ़ को कांठल के और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता है। झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? मालवा। चूरू, झुंझुनू, सिक्कर वाला क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र क्या कहलाता है? राठ क्षेत्र कहलाता है। अजमेर ब्यावर वाला क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। प्रतापगढ़ का क्षेत्र कांठल कहलाता है। जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरातरा कहलाता है। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा और चूरू, झुंझुनू, सिक्कर वाला भाग है शेखावाटी कहलाता है। राजस्थान के इन विभिन्न भूगोल और परिस्थितियों फलस्वरूप इनके बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं के धनी है। शिक्षा द्वारा अपनी समाप्त करते ही रमेश उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के एक अंचल को समझ चुके हैं।
क्या आपको भी ऐसा लगा? क्या आपको ऐसा लगा? हाँ जी, लगा ज़रूर, क्योंकि हमने पढ़ा आज राजस्थान के इन क्षेत्रों के बारे में। और ये भी जान लीजिए कि हम शब्दावली में थोड़ा-सा पढ़ते हैं, क्षत्रप किसे कहा जाता है? पर्सन, एक शब्द आया था क्षत्रप, प्रांत के मुखिया को क्षत्रप कहलाते हैं, जिसे अब वर्तमान में राज्यपाल कहते हैं। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द था ये, शक जाति के राजकों द्वारा किया जाने वाला। तो ये था आज का अध्याय नंबर 2। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके विद गुरुजी। इसी चैनल के नाम पर ही हमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, तो आप भी इसे जाके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जीके विद गुरुजी से। और आज के इस अध्याय में इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।